ऑलराइट, इस वीडियो में जेई एडवांस 2024 का ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे एंड वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं एक ऑल्टरनेट अप्रोच शेयर करूंगा जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्हें खुद ही नहीं पता होता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा अप्रोच है। इस प्रॉब्लम को आइडियल क्यों कह रहा हूँ मैं टाइटल में, है ना, इसको आइडियल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने में भले ही टाइम लग जाएगा मुझे, जो आप देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता है, आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग है, तो भाई साहब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक आइडियल प्रॉब्लम है। बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, तो जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तीन बड़े बड़े सेट हैं। एक ये एस सेट है मेरा, एक ये T1 सेट है मेरा, और एक T2 सेट है। और जितनी भी बातचीत हो रही है ये इस सेट से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है, एक एक करके देखेंगे। बाय द वे, ये पेपर 1 के सेक्शन बी का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें मल्टीपल करेक्ट पॉसिबिलिटी है। एक भी करेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला चीज जो हम देख रहे हैं वो है इस कैपिटल एस जो सेट है हमारा, उसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है a+b√2, राइट। और यहाँ पे a और b इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, इसलिए z लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है वो मुझे ये बता रहा है कि क्या ये जो यूनियन है ये इस सेट में आएगा, मतलब कंटेन होगा, ये उसका सबसेट है। अगर आप देखो तो इसमें ऐसे अगर टाइप के एक्सप्रेशंस हैं तो हमें बस बेसिकली ये ढूंढना है कि ये जितने भी सेट है, क्या इसमें जो भी एक्सप्रेशंस है वो इसी टाइप के हैं या नहीं है, बस इतनी सी बात है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे a और b जो है वो इंटीजर्स हैं। अच्छा, अगर इंटीजर्स हैं तो क्या मैं a को कोई भी इंटीजर ले लूं और b को 0 ले लूं? 0 भी तो इंटीजर ही होता है। तो क्या जो भी एलिमेंट बनेगा वो s सेट में बिलोंग करेगा? द आंसर इज यस, ठीक है। तो यहां से जो भी एलिमेंट आएगा वो s सेट में बिलोंग करेगा। और ये एलिमेंट्स होंगे क्या? ये एक्चुअली होगा कुछ नहीं, ये इंटीजर्स होगा। तो जो z जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स तो s में आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब T1 की बात कर लेते हैं। T1 में आपको जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का मिल रहा है ना, यहाँ पे पावर n है। फिलहाल T1 की जरूरत नहीं है, मैं T1 हटा देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर में n है और n एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से सबसे पहला चीज जो आपको क्लिक करना चाहिए कि वो है, क्या हम बाइनोमियल एक्सपोनेंट्स की बात कर सकते हैं, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? एंड द आंसर इज यस। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन है पूरा। अगेन, मैंने जैसा कि आपको बोला, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये सब तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, बट आपको नहीं है। तो अगर आप इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी n एक ऑड नंबर होगा, ठीक है, जब भी n एक ऑड नंबर होगा तो आपको √2 एक्सप्रेशन में मिलने का चांस है, राइट। और अगर n इवन नंबर होगा तो आपको √2 का पावर में अगर 2 आ गया, 4 आ गया, तो रूट तो रहेगा नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर्स मिलेगा, है ना। इसका जो एक्सप्रेशन है ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ना कुछ x+√2y टाइप का ही एक्सप्रेशन होगा। तो ये बाइनोमियल से हम बता सकते हैं। एंड सिमिलर सा आर्ग्यूमेंट हम ये भी दे सकते हैं कि 1+√2n, ये भी कुछ ना कुछ इसी टाइप का ही एक्सप्रेशन बनेगा। n की वैल्यू पे ऑफकोर्स डिपेंड करेगा, बट अगेन सेम आर्ग्यूमेंट है इन दोनों के पीछे। आपको अगर चाहिए होगा, बाय द वे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, अगर लिख सकते हैं तो, कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप इसका। बाय द वे -1 है और 1 है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्या ये तीनों जो सेट है z, T1 और T2, क्या इन तीनों के एलिमेंट्स s में बिलोंग करते हैं? द आंसर इज यस। s से बाहर कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी क्लियर कर देता हूं मैं। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? आपको ये दिया हुआ है कि T1 इंटरसेक्शन, ये 2024 का क्वेश्चन था तो 2024 डालने की कोशिश की है। तो वो बोल रहे हैं कि T1 इंटरसेक्शन 0 से ये जो भी चीज है ये एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अब देखते हैं T1 में आपने देखे कैसे एलिमेंट्स है, इस टाइप के एलिमेंट्स है, S में तो बिलोंग करता है। लेकिन एक और चीज नोटिस अगर आप करें तो -1+√2 ऐसे टाइप के एलिमेंट्स थे ना T1 में। अगर ऐसे टाइप के एलिमेंट्स थे तो हमें शायद ये बात मालूम है कि √2 की वैल्यू लगभग 1.414 जैसा कुछ होता है ना। ये तो इरेशनल नंबर है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। अगर 1.414 में से 1 माइनस कर दिया जाए तो ये रफली 0.414 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर मैं पावर्स बढ़ा रहा हूँ
आप कर तो यही रहे हो ना, आप इसका n पावर रख रहे हो, यानी कि आप इसकी पावर बढ़ा रहे हो। तो अगर n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये जो नंबर है, जो भी नंबर है ये क्लोजर एंड क्लोजर टू 0 की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, 0 से 1 के बीच के अगर नंबर है और अगर आप उसका जो पावर है वो बढ़ाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो नंबर खुद छोटा होता जाएगा ना। 0.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.04, और ये ओरिजिनल नंबर से छोटा है ना। तो यही सेम हम स्ट्रैटेजी लगा के हम कह सकते हैं कि ये 0 की तरफ जाएगा। तो मतलब T1 में जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 से 1 के बीच में ही है और इनफैक्ट छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको जो सेट जिसके साथ इंटरसेक्शन करने दिया हुआ है वो 1/2024 और 0 के बीच में। ये नंबर चाहे जो भी हो, ठीक है, हमें इसे कैलकुलेट नहीं करने बैठना। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना, अगर आप सिर्फ देखना चाह रहे हो क्या वैल्यू है। ये जो भी वैल्यू है नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट होता होगा ना ये। इनफैक्ट ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा ये नंबर, जहां भी होगा। ये मैं बस रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ये जो सेट है हमारा T1 जो सेट है, जैसे जैसे n बढ़ाता जा रहा हूँ ये तो 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो एक एलिमेंट शायद यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, बट ये 0 की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, इनफाइनाइटली 0 की तरफ आता जा रहा है। तो इस नंबर से पहले भी तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होंगे, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे जैसे जैसे आप n बढ़ाते जाएंगे। तो क्या T1 इंटरसेक्शन ये सेट एम्प्टी है? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को एलिमेंट्स तो मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ इससे भी छोटे, है ना। तो ये जो ऑप्शन है ये मेरा गलत है। मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये मेरा गलत है। तीसरा सेट देख लीजिए, तीसरा सेट है T2 के बारे में। थोड़ा सा अगेन जगह क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे। T2 की बात अगर करें तो T2 में क्या हो रहा है, T2 में आपके पास एक्सप्रेशन है 1 + √2, और ये रफली कितना होगा, ये 1 + 1.414। तो ये जो भी होगा ये 1 से बड़ा नंबर है एक्चुअली। इनफैक्ट ये 2.414 समथिंग चलता जाएगा, है ना। तो अगर इसकी पावर में n आप लगा रहे हो तो आपको शायद समझ आ रहा होगा कि अगर n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये जो भी एक्सप्रेशन है जो कि हमारा 1 + √2 है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये भी बढ़ता ही जाएगा, है ना, ये कम नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो यानी कि T2 में जो भी नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं 0, 1 इससे बड़े ही नंबर्स हैं और ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये 2024 इस नंबर लाइन में कहीं ना कहीं तो आगे आएगा ना, तो इसके आगे नंबर्स नहीं जाएंगे क्या? ऑब्वियसली जाएंगे। अगर मैं n की पावर सफिशिएंटली ज्यादा कर दूं तो मेरे को यहाँ पे भी एलिमेंट्स मिलेंगे। तो क्या C गलत है? C में बोल रहे हैं कि T2 इंटरसेक्शन 2024 जो है और इससे आगे के जो एलिमेंट्स है इन्फिनिटी है, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये बोला जा रहा है नहीं होगा का मतलब है कि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये मेरा आंसर में आएगा एक्चुअली, क्योंकि ट्रू पूछा गया, ध्यान रखना। अब फोर्थ वाले की बात करते हैं और यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। फोर्थ में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अगेन ये मैंने जितनी भी बातचीत करी आप ये सारा का सारा सोच सकते हैं, इसमें कुछ भी मैंने ऐसा किया नहीं है, बस खाली एक्सप्लेन करना है मेरे को, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब यहां अगर देखो तो हमें बोला गया है कि अगर a और b इंटीजर्स हैं तो बोल रहे हैं कि ये खुद पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इंटीजर होगा इफ एंड ओनली इफ b 0 है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, अगर b 0 है तो ये ट्रू होगा, ये अगर ट्रू है तो b 0 होना चाहिए। अच्छा, तो पहले तो b को 0 पुट करके देख लेते हैं कि होगा क्या। अगर मैंने b को 0 पुट किया तो ये √2 वाला एक्सप्रेशन चला गया और a, ध्यान रखना, a एक इंटीजर है। तो हमारे पास अगर b को 0 रखा तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा cos पाई a जो है इसको n भी मान सकते हो, ये एक इंटीजर ही है, ठीक है, प्लस i sin पाई a, है ना। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है और हमें पता है कि sin n पाई जो होता है वो 0 की तरफ चला जाएगा और cos n पाई भी एक इंटीजर ही होता है, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो इस वजह से b 0 होने पे तो मेरा सिचुएशन सही है, मतलब ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है। लेकिन मेरे को उल्टा भी देखना है। उल्टा क्या देखना है कि वो बोल रहे हैं कि ये इंटीजर में बिलोंग करता है, तो क्या b का 0 होना जरूरी है? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर ये इंटीजर में बिलोंग करता है इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, और ये इमेजिनरी पार्ट इनफैक्ट यहाँ से लिख लेता हूँ। मेरे को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, a + b √2 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस i sin a पाई भी मल्टीप्लाइड है, मैं लिख दूंगा a + b √2 और यहाँ पे पाई है, राइट। अब बोल रहे हैं कि ये इंटीजर्स में, अगर ये इंटीजर में है तो
इसका मतलब है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है एटलीस्ट ये तो वैनिश हो पहले, इंटीजर तो बात की बात है। तो अगर ये वैनिश हो रहा है इसका मतलब है कि ये साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये a प्लस बी रूट 2 जो है ये एक इंटीजर होना चाहिए जो कि n है। क्यों? साइन की वैल्यू कब 0 होती है? n पाई पे 0 होती है ना, इतना ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा होता है। तो ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल नंबर कब होगा? अगर आप कंपेयर कर लो बोथ साइड्स तो a को ही वो नेचुरल नंबर कह रहा हूँ, इंटीजर होगा, तो a को ही वो इंटीजर होना पड़ेगा और b को 0 होना पड़ेगा। तो क्या a implies b एंड b implies a दोनों तरफ पॉसिबल हो रहा है? द आंसर इज यस, दोनों तरफ हो रहा है, इसलिए d भी करेक्ट है। अब आ जाते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि इधर ऑल्टरनेट अप्रोच की क्या बात हो रही है। देखिए, ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई लेवल के एडवांस टीचर हैं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अब अलग हो गया है मेरा काम फिलहाल के लिए, बट अगर इनफैक्ट मैं ये करता था जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, अभी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, अब काम अलग है। एनीवेज, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टीचर्स जो ओल्ड स्कूल टीचर्स हैं वो डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है, और एडवांस के लिए तो 110% आपको डिलीटेड पोर्शंस जो है रैशनलाइज होने से पहले का भी सिलेबस है, आप पहले रैशनलाइज्ड सिलेबस खत्म कीजिए और उसके बाद आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वो भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि देखिए, सिंपल सा चीज है, आप अगर नोटिस करो एक चीज, ये जो सेट एस है इसमें कैसे एलिमेंट्स थे, ध्यान रखिएगा, इसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के थे। अगर आप एक बात नोटिस करो, मान लो ये एक एलिमेंट है a1 प्लस b1 रूट 2 जो कि s का एलिमेंट है, और इसे मैं इसी के एक और एलिमेंट a2 प्लस b2 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूं, a1 a2 खुद आएंगे साथ में, है ना, और अगर b1 और b2 करेंगे तो b1 और b2 तो आएंगे ही, रूट 2 इंटू रूट 2 भी हो जाएगा, ठीक है, प्लस दो रूट 2 वाले टर्म्स आएंगे, क्या टर्म्स होंगे वो, a1 b2 के साथ रूट 2 आएगा, है ना, प्लस b1 a2 यानी कि a2 b1 के साथ भी रूट 2 आएगा, राइट, ये ओके है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये, इसे अगर मैं c मान लूं फिलहाल के लिए और इसे अगर मैं d मान लूं तो मुझे c प्लस डी रूट 2 जैसा कुछ मिल रहा है जो कि खुद s का पार्ट है। कहना ये चाहता हूं पूरे मैटर में कि जो सेट s है वो है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सी बात, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर क्लोज्ड है। मैं मल्टीप्लीकेशन पूरा नहीं लिखना चाह रहा हूँ बट ठीक है, लिख ही देता हूँ। तो इससे मुझे पता क्या चलता है, इससे मुझे पता ये चलता है कि अगर मैं ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से है, ये खुद s का एलिमेंट है, राइट, और इधर ये जो t2 का एलिमेंट है ये भी s का ही एलिमेंट है। तो इनको भी अगर मैं अपने में मल्टीप्लाई करता चलूं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करूं, तो ये खुद भी s में ही बिलोंग करेंगे। अगर आप इतना फिगर आउट कर पाए तो आप एक्चुअली, आपको बाइनोमियल थ्योरम की भी जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा थ्योरम होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का, अगर आपने वो पढ़ रखा हो तो आप पेन उठाए बिना बता सकते हो ये कि ये दोनों सेट इसमें बिलोंग करेंगे, और z तो है ही, ऑफ कोर्स z का तो आर्गुमेंट दे ही दिया मैंने। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, टिल देन पीस।